हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी वाला। सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज की क्लास में हम बात करेंगे लेजिस्लेचर पार्ट 1। ठीक है, इसके पहले काफी कुछ जो चर्चा है वह हम कर चुके हैं। लेजिस्लेचर क्या होता है, क्या इसका इंट्रोडक्शन है, क्या इसका बैकग्राउंड है, काफी सारी चीजों को कल हम देख चुके हैं। आज हम बात करेंगे इसके आगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क आपका चल रहा है, भारत का संविधान है ना, और इसमें हमने देखा काफी इंपॉर्टेंट है ये बुक। एटलीस्ट वो स्टूडेंट, ऐसे स्टूडेंट जो ये सोचते हैं कि उन्हें अगर इन सभी एनसीईआरटीज में से कोई एक एनसीईआरटी अगर पढ़ना है तो आपके लिए ये वाला एनसीईआरटी बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है कि ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि इसमें ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो एकदम डायरेक्ट यूपीएससी ने पूछा हुआ है। और ये मैं आप सभी को बताती भी जाती हूँ कि जब भी मैं कोई पैराग्राफ आपको पढ़ा रही हूं तब मैं आपको ये बता देती हूँ कि इस पैराग्राफ के इस लाइन से यूपीएससी ने इस तरीके से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, पीटी का क्वेश्चन कैसे आ सकता है, मेंस का क्वेश्चन कैसे आ सकता है और कैसे आया हुआ है, वो सारी चर्चा हम साथ साथ करते रहते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं लेजिस्लेचर की। क्योंकि देखो बच्चों, हर एक कॉन्सेप्ट जो है वह लगभग 2 से 2.5 घंटे के आसपास तो है ही, और यही एक कारण है कि हम 2 चैप्टर्स को एक साथ नहीं पढ़ रहे, बिकॉज ऑफ ये जो बुक है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम इसमें स्किप नहीं कर सकते हैं पॉइंट्स को। ठीक है, तो देखो कल हमारी जो चर्चा हुई थी कि अगर हम लेजिस्लेचर की बात करें, लेजिस्लेचर में 2 बातें आपको याद रखनी है कि फर्स्ट तो ये है कि ये जनता के द्वारा निर्वाचित है, और दूसरी बात ये है कि जब हम विधायिका की बात करते हैं बच्चों तो ये लोगों की तरफ से काम कर रही है, लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लोगों के लिए अकाउंटेबल है। साथ ही हमने देखा था कि हमें इसकी नीड क्यों है, वाई है ना, क्यों बिना लेजिस्लेचर के काम नहीं चल सकता। तो हमने देखा था कि चूंकि हमने इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को अपनाया हुआ है, एंड इनडायरेक्ट फॉर्म में क्या होगा कि जो लोग हैं वे खुद सीधे नीतियां नहीं बनाते हैं, बल्कि अपने लिए नीतियों को बनाने वाला एक जो व्यक्ति है उसको इलेक्ट कर लेते हैं, उसको चुन लेते हैं, आगे जाकर वह लोकसभा एंड राज्य विधानमंडल में बैठता है और अपनी नीतियां को बनाता है। ठीक है, हम उस चीज को फॉलो कर रहे होते हैं। तो यहां पर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में चूंकि हमारे यहाँ हमें जरूरत होती है लॉ की, हमें जरूरत होती है पॉलिसीज की, वेलफेयर के लिए नीतियां बने, और इसके लिए हमें एक गवर्नमेंट की इच्छा होती है कि चलो एक सरकार जो है वह इस काम को करेगी, तो ये पूरा एक लेजिस्लेचर होगा। आगे देखो कि लेजिस्लेचर में हमने देखा था कल कि संसद की आवश्यकता क्यों है ना, और व्हाई डू वी नीड 2 हाउसेस। हम क्या केवल लोकसभा से काम नहीं चल सकता, या क्या केवल काउंसिल ऑफ स्टेट जैसे कि राज्यसभा कहा गया 1952 के बाद, क्या केवल इससे काम नहीं चल सकता। तो हम देखते हैं बच्चों की हमारे यहाँ 2 हाउसेस की जरूरत हमें इसलिए होती है ताकि सबसे एक पहला तो कारण है कि जब हम इतनी विविधता की बात करते हैं, अपने देश में इतनी डाइवर्सिटी की बात करते हैं, तो सभी सेक्शंस को, सभी वर्गों को एक तो रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है। ठीक है, राज्यसभा का वैसे भी नाम ही है राज्यसभा, यानी राज्यों का जो प्रतिनिधित्व करेगी, राज्यों के जो उद्देश्यों को ध्यान में रखेगी। तो इसलिए एक तो राज्यसभा और लोकसभा 2 सदन होने से क्या होगा कि सभी वर्गों का जो प्रतिनिधित्व है, रिप्रेजेंटेशन है, उसको सुनिश्चित किया जाता है। एंड सेकेंड है इसमें कि कोई भी एक पॉलिसी जो है, अगर मान लो लोकसभा ने बहुत जल्दबाजी में बना दी, फिर किसी भी एक सदन ने जल्दबाजी में बना दी, तब ऐसे में दूसरा जो सदन है उस पर रिकंसीडर कर लेता है, उस पर पुनर्विचार कर लेता है, और अगर लगता है कि कोई फैक्ट ऐसा है जो कि शायद गलत हो सकता है देश के लिए, वेलफेयर के लिए, तो उसको उसमें हटाया जा सकता है। और बेसिकली क्या होता है कि एक जो डिसीजन है उसको 2 बार भी चेक किया जा सकता है, 2 बार वो उसको चेक हो जाता है। सो दैट्स वाई कि हमें 2 हाउसेस की जरूरत होती है। तो हमारे देश में पार्लियामेंट में कौन कौन आता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा एंड राष्ट्रपति। और साथ में देखो संसद करती क्या है, आज सबसे पहले इस पे बात करेंगे। संसद क्या करेगी, तो विधायी कार्य होते हैं, कुछ लेजिस्लेटिव फंक्शंस होते हैं। ठीक है, कुछ एग्जीक्यूटिव को लेकर फंक्शंस होते हैं, यानी एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करने का काम होगा। वित्तीय कार्य होंगे, ठीक है, प्रतिनिधित्व होगा, डिबेटिंग एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस होंगे, इलेक्टोरल एंड जुडिशियल फंक्शंस होंगे। तो बहुत सारे ऐसे काम है जो कि हमारी संसद करती है। इसके अलावा स्पेशल पावर्स देखेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा के स्पेशल पावर क्या है। केवल 2-3 पावर्स ही हम इसमें देखते हैं, ज्यादा नहीं, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाउ डज द पार्लियामेंट मेक लॉ, कानून कैसे बनाती है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वर्तमान में कानून कैसे बन रहे हैं। अब देखो यूपीएससी ने यहां से मेंस में क्वेश्चन पूछा कि वर्तमान में जब हम कानून की बात करेंगे तो क्या ये प्रेशर ग्रुप, ये जो मीडिया है, सिटीजन्स है, क्या इनके द्वारा इन्फ्लुएंस किए गए ही जो नीतियां हैं वही आगे जाके कानून बन रही हैं, या फिर इनके द्वारा जैसे मान लीजिए लोकपाल की डिमांड बहुत ज्यादा की गई कि भाई लोकपाल जो है वह होना चाहिए, लोक
है ना। तो क्या इस तरह की जो सरकार नीतियां लाने पर मजबूर हो गई, क्या इसके पीछे लोगों का सरकार को प्रभावित करना है? ठीक है, तो ये सारी बातें यूपीएससी पूछता है। तो कभी भी हो भी सकता है कि यूपीएससी एकदम स्टैटिक पोर्शन आपसे पूछ दे मेंस में कि कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वह क्या है, या फिर जो संसद है, हाउ डज द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव, है ना। जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, वह कार्यपालिका पर नियंत्रण कैसे रखती है, कार्यपालिका पर नियंत्रण। ये आपका पीटी में पूछा भी गया है, मेंस में भी ये पूछा जा सकता है, या तो हो सकता है इसे पूछ ले, या फिर हो सकता है कि करंट अफेयर से जोड़ के पूछ ले कि वर्तमान में संसद की जो प्रभाविता है, जो उपयोगिता है, वह कम हो रही है, तो आखिर हम इसके लिए क्या क्या उपाय अपना सकते हैं। हाउ डज द पार्लियामेंट रेगुलेट इटसेल्फ, कैसे ये खुद को नियंत्रित करती है, तो ये बातें हमें पढ़ना है। ठीक है, तो कल हमने क्वेश्चन देखा था कि जो 2017 में आया हुआ था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की अगर हम बात करें तो कैसे पार्लियामेंट जो इन पे कंट्रोल रखती है, तो एडजर्नमेंट मोशन के द्वारा, क्वेश्चन आर एंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, ये तीनों कंट्रोल करने के तरीके हो गए। ठीक है, और साथ ही देखो राज्यसभा को किस विषय पर इक्वल पावर है, लोकसभा के समान 2020 में पूछा गया क्वेश्चन था। और यहां पर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, जब हम संविधान को संशोधन करने की बात करते हैं तो संविधान संशोधन का जो प्रस्ताव है लोकसभा और राज्यसभा दोनों में लाया जा सकता है। इस पर ज्वाइंट सेशन नहीं होता। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि ज्वाइंट सेशन का कौन सा आर्टिकल है, किस आर्टिकल में लिखा है। तो इसमें ज्वाइंट सेशन नहीं होता। एक तो मनी बिल पर ज्वाइंट सेशन नहीं होता और दूसरा है संविधान जो संशोधन है उस पर ज्वाइंट सेशन नहीं होता। ठीक है, इस पर ज्वाइंट सेशन ना होने का एक जो रीजन है कि संविधान में संशोधन का जो प्रस्ताव है उसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग और विशेष बहुमत से उसको पारित कराना पड़ता है। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे वाई वी नीड एंड 2 हाउसेस की जरूरत क्यों है, ये सारी बातें हो गई। साथ ही लास्ट हमने देखा था कि लोकसभा राज्यसभा के बीच में क्या थोड़ा सा डिफरेंस है, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। अब हम चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लेजिस्लेटिव। 3 स्टेटमेंट है। सबसे फर्स्ट है, लेजिस्लेचर आर इलेक्टेड बाय द पीपल एंड वर्क ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। लोगों के द्वारा चुने जाते हैं और लोगों की ओर से काम करते हैं। क्या ये सही है? तो सबसे पहली बात मैंने आपको इस चैप्टर में यही बताई थी कि लेजिस्लेचर की जब हम बात करेंगे तो उसका मतलब क्या होगा। ठीक है, सो फर्स्ट बिल्कुल सही है कि लोगों के द्वारा इलेक्टेड होती है। देखो हमेशा क्या किया करो बच्चों आप सभी कि एटलीस्ट जो भी आप शब्द पढ़ रहे हैं उसका अर्थ जरूर जानो। जैसे कि आपने धन विधेयक पढ़ लिया, आपको पता है मनी बिल मनी बिल मनी बिल, लेकिन आपको यह नहीं पता कि मनी बिल में क्या क्या आता है क्या क्या नहीं आता। आपको एग्जैक्ट चीज नहीं पता मनी बिल के बारे में। ठीक है, या फिर आपने वित्त विधेयक आप सुन रहे हैं, फाइनेंशियल बिल अगर आप सुन रहे हैं तो फाइनेंशियल और मनी बिल दोनों में डिफरेंस क्या है। तो कभी भी पकड़ो तो इस तरह के टर्म्स को पकड़ो। जैसे लेजिस्लेचर का मतलब ये हो गया। अब देखो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि मैम आप लेजिस्लेचर की भी बात कर रही है, आप मंत्री मिनिस्टर्स की भी बात कर रहे हैं पार्लियामेंट में ये होते तो कार्यपालिका किसे कहेंगे। अगर पार्लियामेंट में मंत्री मिनिस्टर्स भी आ रहे हैं ऑलरेडी और पार्लियामेंट को हम पार्ट मान रहे हैं लेजिस्लेचर का, तो कार्यपालिका कहां चली गई। यूपीएससी एक सेंटेंस पूछता है इस संबंध में कि जो मंत्री मिनिस्टर्स हैं वो कार्यपालिका का भी भाग है, विधायिका का भी भाग है। बिल्कुल सही बात है। ठीक वैसे ही हमारी जो संविधान सभा है बच्चों, शायद बहुत सारे बच्चों को ये बात ना पता हो कि जब हम अपनी संविधान सभा की बात करते हैं तो क्या ये कार्यपालिका थी या ये विधायिका थी। तो याद रखना कि जब इसकी बैठक संविधान बनाने को लेकर हो रही थी, उसके नियमों को लेकर हो रही थी, तब ये विधायिका के रूप में, लेजिस्लेचर के रूप में वर्क कर रही थी। लेकिन अगर कोई प्रस्ताव ऐसा होता था जिसे इन्फोर्स कराना है, लागू कराना है, एग्जीक्यूट कराना है किसी पर्टिकुलर पॉलिसी को, तब याद रखना कि उस वक्त ये एज अ एग्जीक्यूटिव बॉडी कार्य कर रही थी। इसलिए यूपीएससी ने स्टेटमेंट पूछा था कि क्या हमारी संविधान सभा जो है वह विधायिका और कार्यपालिका दोनों की भूमिका में थी। याद रखना इस बात को। ठीक है, चलो आगे। सेकेंड, द लेजिस्लेचर ऑल्सो हेल्प people in holding the representative accountable। विधायिका के प्रतिनिधियों को जवाबदेह ठहराने में लोगों की मदद करता है। ठीक है, on accountable of its composition it is the most representative of all organ of government। ठीक है, ये इसका मतलब क्या हो गया कि सरकार के सभी अंगों में सबसे ज्यादा अगर कुछ रिप्रेजेंटेटिव है, रिप्रेजेंटेटिव कोई ऑर्गन है तो वह पार्लियामेंट है या फिर वह लेजिस्लेटिव है। ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि देखो जुडिशरी के सदस्यों को हम और आप नहीं चुन रहे हैं। जुडिशरी के जो सदस्य है वह राष्ट्रपति, आपको पता है कि भाई कॉलेजियम पूरा एक सिस्टम है ना। फाइनली नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। जो जजेस हैं वो नाम देंगे, सिफारिश करेंगे, उसके आधार पर चुनाव हो जाता है। तो जुडिशरी में
जो जजेस है एंड बाकी जो है हमारी भूमिका नहीं है। अब देखो, अब हम एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे हैं, तो एग्जीक्यूटिव में देखो मंत्री मिनिस्टर्स आ गए, पीएम की बात कर ले हम, काउंसिल, अगर हम मिनिस्टर्स की बात कर ले, ठीक है, और हम बात कर ले सिविल सर्वेंट्स की, तो बच्चों क्या आप सिविल सर्वेंट को चुन रहे हैं, पीएम या फिर इन सबको, है ना? और स्पेशली जब हम एग्जीक्यूटिव में देखते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हम चुन रहे हैं, नहीं, हम देखेंगे कि पीएम के द्वारा ही उन नामों की सिफारिश की जाती है और और जो लास्ट जो ठप्पा होता है राष्ट्रपति उनको नियुक्त कर देंगे। तो ऐसे में हमारी भूमिका इसमें है क्या? नहीं। लेकिन अब हम बात करेंगे लेजिस्लेटिव की। तो ये वाला सेंटेंस क्या कह रहा है बच्चों कि जो इसकी जो कंपोजिशन है वह कुछ ऐसी, फॉर एग्जांपल हम लोकसभा की बात कर ले, फॉर एग्जांपल हम स्टेट के जो विधानसभा है इसकी बात कर ले। तो ये बताओ कि विधानसभा और लोकसभा के जो सदस्य है उसका डायरेक्ट इलेक्शन होगा, और इस डायरेक्ट इलेक्शंस में लोग जो है वे सीधा पार्टिसिपेट करेंगे? नहीं करेंगे। सो दैट्स व्हाई कि यहां पर इसका जो कंपोजिशन है और ये जो ऑर्गन है गवर्नमेंट के बाकी ऑर्गन्स में से सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव है। समझ गए? सो इस तरह से आंसर क्या होगा, चलो हम थोड़ा सा बनाते हैं 1 and 2, ठीक है, 2 and 3, 1 and 3 या फिर ऑल। तो आंसर क्या होगा? सभी इसमें जो है वह सही है। ठीक है, क्लियर है? ऑप्शंस में मत जाना, समझने पे जाओ। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, व्हाई डू वी नीड 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। अगर बच्चों हमने बाइकैमरल सिस्टम को अपनाया, द्विसदनीय विधायिका को अपनाया, ठीक है, बाइकैमरल लेजिस्लेचर, द्विसदनीय विधायिका, बताओ, पढ़ो जरा इसको। द्विसदनीय, ठीक है, 2 सदन होंगे, द्विसदनीय विधायिका, बाइकैमरल लेजिस्लेचर। तो हम देखते हैं बच्चों कि जब हम सेंटर की बात करें, सेंट्रल लेवल पर बात करें, तो केंद्र सरकार पर हमारे पास एक तो अपर हाउसेज है, अपर हाउस है ना, अपर हाउस उच्च सदन यानी कि आपका राज्यसभा। अच्छा देखो, इसके नाम में ही इसका उद्देश्य और अर्थ छुपा हुआ है। राज्यसभा, राज्यों की सभा, मतलब राज्यसभा जो है वह किसका रिप्रेजेंटेशन है बच्चों? स्टेट का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, और कैसे स्टेट का रिप्रेजेंटेशन है, कैसे लोगों का चुनाव किया जाता है इसमें, वो अभी जस्ट हम बात करेंगे। और ऐसे ही जब हम लोअर हाउस की बात करते हैं, निम्न सदन, निम्न सदन का तात्पर्य क्या ये होता है कि इसके पास कम शक्तियां हैं? नहीं, इस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता है कि इसका अपर सदन का मतलब ये हो गया कि राज्यसभा बहुत प्रभावशाली है या फिर इसके पास ज्यादा शक्तियां, ये भी नहीं हुआ। ठीक है, तो यहां पर बच्चों ये जो लोअर हाउसेज है यानी लोकसभा, ठीक है, तो ये 2 सदनों की बात होगी सेंट्रल लेवल पर। लेकिन जब हम स्टेट लेवल पर बात करते हैं तो आप देखेंगे कि स्टेट लेवल पर एक तो होती है आपकी विधान परिषद, ठीक है, एक तो होगी आपकी विधान परिषद और दूसरा आपकी होगी विधानसभा। तो इस तरीके से बच्चों यहां पर भी 2 सिस्टम हो गया। आप देखेंगे कि विधान परिषद जो है वो हर जगह नहीं है, है ना, सभी स्टेट में नहीं है, केवल कुछ ही स्टेट के द्वारा अपने यहाँ 2 सदनों की आवश्यकता महसूस की गई और बाकी जो राज्य उनका केवल विधानसभा, उससे कोई काम चल जाता है, बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव की वहां पे जरूरत नहीं लगती, ऐसा लगता है कि एक्स्ट्रा वर्डन ही है। ठीक है, तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि जो विधान परिषद होते हैं, ठीक है, विधानसभा की बात नहीं करी, विधानसभा की वही स्थिति है जो लोकसभा की, यानी निम्न सदन कहा जाता है। विधान परिषद जो राज्यों के होते हैं ना, ठीक है, उसको उच्च सदन कहा जाता है, उसकी वही स्थिति, एक तरह से आप राज्यसभा के टाइप समझ लो। अब देखो बच्चों, यहां पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि किसी भी राज्य में विधानसभा को रखना या उसको डिसॉल्व करना किसके हाथ में है, या फिर ये पावर क्या राज्यों के पास है, क्या राज्य इसको कर सकता है या फिर ये केंद्र सरकार ही करेगी, कि किस राज्य के पास 2 विधानमंडल होने चाहिए, किसके पास 1 होना चाहिए। तो चलो कुछ बातें हमने कर ली, अब हम बात करते हैं कंट्रीज विद लार्ज साइज एंड मच डाइवर्सिटी यूजुअली प्रेफर टू हैव 2 हाउसेज नेशनल लेजिस्लेचर टू गिव रिप्रेजेंटेशन टू ऑल सेक्शंस इन द सोसाइटी एंड बाइकैमरल लेजिस्लेचर मेक्स इट पॉसिबल टू हैव एवरी डिसीजन रिकंसीडर। एक तो हमारे यहाँ विविधता इतनी ज्यादा है, चाहे बड़े आकार की बात कर ले या फिर हम अगर धर्म भाषा इन सब की विविधता की बात करें, सो दैट्स व्हाई हमें जरूरत है 2 सदनों की। ठीक है, और इसलिए हमने राष्ट्रीय विधानमंडल में एटलीस्ट 2 सदनों को प्रेफर किया, पसंद किया। एक द्विसदनीय विधायिका प्रत्येक निर्णय पर पुनर्विचार करना, इसको रिकंसीडर करना पॉसिबल कर देती है। डेफिनेटली बिल्कुल सही बात है ये। सो यहाँ पर करेक्ट क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, है ना। चलो अब थोड़ी सी चर्चा राज्यसभा की कर ले, कितने मेंबर्स होते हैं, कैसे चुने जाते हैं, पहले चर्चा हो गई। अब यहाँ पर कुछ और चर्चा करेंगे कि इसकी क्या शक्तियां होती हैं एंड बाकी कुछ बातें। ठीक है, तो देखो बच्चों, जब हम राज्यसभा की बात करेंगे कि राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं आखिर वह चुने कैसे जाते हैं, ये सबसे ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहली बात जो आपको समझना है राज्यसभा के बारे में
कि ये रिप्रेजेंट्स करेगा स्टेट को, ठीक है। राज्यसभा की जब हम बात करेंगे, याद रखना, ठीक है, राज्यसभा यानी राज्यों की एक तरह से सभा, तो रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ इंडिया, रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ इंडिया, रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। राज्यों का प्रतिनिधित्व एक तरह से सुनिश्चित करेगा। और इसके जब हम मेंबर्स की बात करेंगे तो इसके मेंबर्स कैसे चुने जाएंगे? इनडायरेक्टली। इसके जब हम मेंबर्स की बात करेंगे, अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, हमारी डायरेक्ट कोई भूमिका नहीं होती, ठीक है। इनडायरेक्टली इसके मेंबर्स चुने जाएंगे इंडिया में। अच्छा, ये देखो बच्चों कि बेसिकली दो तरीके हो सकते हैं राज्यसभा के सदस्यों को चुनने के, ठीक है। दो तरीके हो सकते हैं, आओ हम पहले उन दो तरीकों पर बात करें, ठीक है। तो यहां पर ये जो रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, तो ये प्रतिनिधित्व की अगर हम बात करेंगे, रिप्रेजेंटेशन, इसको सुनिश्चित करने के लिए, प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए दो तरीके, ठीक है। एक तरीका तो ये हो सकता है बच्चों, जो कि यूएसए में अपनाया जाता है। अब यूएसए में कौन सा तरीका अपनाया जाता है कि मान लीजिए अगर 50 स्टेट है तो सीनेट में सभी को आपने समान प्रतिनिधित्व दे दिया, सभी से दो दो लोग चुने जाएंगे। डजंट मैटर कि वहां की पॉपुलेशन क्या है, डजंट मैटर कि वहां एरिया का साइज क्या है। तो यहां पर क्या हुआ बच्चों, फर्स्ट क्या है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे देना, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे देना, ठीक है, समान प्रतिनिधित्व। एक तरीका क्या हो सकता है बच्चों, समान प्रतिनिधित्व। और अगर आपने ये तरीका अपनाया, इसका मतलब क्या है कि आपने विविधता वाला जो टर्म था उस पर आपने फोकस ही नहीं किया, ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो कितनी बड़ी परेशानी यहां पर हो सकती थी अगर हमने इस चीज को अपनाया होता। तो मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि संयुक्त राज्य अमेरिका का जो राज्यों में प्रतिनिधित्व को चुना जाने का तरीका है, इंडिया ने वही अपनाया, गलत हो जाएगा, ये सही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, सिक्किम की पॉपुलेशन 6 लाख है और यूपी की पॉपुलेशन अब तो बढ़ गई होगी, खैर मैं 2011 के अनुसार बात कर लेती हूँ कि लगभग 19 करोड़ है ना, प्लस ये 19 करोड़ से ज्यादा। और ऐसे में हम दोनों जगह से 30-30 प्रतिनिधि चुन के राज्यसभा में भेजते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये तरीका सही होगा इंडिया में? गलत होगा, है ना। तो इस तरीके से एक तो ये तरीका होगा इक्वल रिप्रेजेंटेशन का। अब देखो दूसरा तरीका जो है वह क्या हो सकता है। तो दूसरे तरीके में बच्चों क्या किया कि रिप्रेजेंटेशन है, इसको किया अकॉर्डिंग जो वहां की पॉपुलेशन साइज है, जो वहां की पॉपुलेशन है या क्षेत्र का आकार, इस हिसाब से भी कर सकते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन है, साइज है, इन सभी चीजों को जब ध्यान रखा गया तो यहां पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन हम नहीं देते हैं, ठीक है। याद रखना कि इंडिया ने कौन सा तरीका अपनाया, आप क्या कहेंगे, इंडिया ने ये वाला तरीका अपनाया? नहीं, इंडिया ने कोई तरीका नहीं अपनाया। इंडिया ने इन दोनों तरीकों से अलग एक तीसरा तरीका अपनाया। और वो जो तीसरा तरीका है वह क्या हुआ, इंडिया ने कौन सा तरीका अपनाया? तो याद रखना, संविधान में फिक्स ही कर दिया। संविधान में आप सभी को पता होगा एक चौथी अनुसूची है चौथी अनुसूची, टोटल कितनी अनुसूचियां हैं? और जब हमारा संविधान, मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? तो बच्चों इंडिया में ये जो तरीका है, ये जो सीट है ना, उसे फिक्स कर दिया गया है, फिक्स बाय फोर्थ शेड्यूल, फिक्स बाय फोर्थ शेड्यूल, फिक्स बाय फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो हमने संविधान की चौथी अनुसूची के द्वारा इसको एकदम फिक्स कर दिया कि इतनी ही जो सीटें हैं वह इस स्टेट की होंगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि लगभग हमने 30 के आसपास जो सीटें हैं वह यूपी के लिए सुनिश्चित कर दी और सिक्किम जैसे राज्यों के लिए हमने केवल एक सीट दी। अब देखेंगे कि ज्यादातर जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट के, ठीक है, तो वहां पर मोस्टली मैक्सिमम एक या दो ही नंबर रहते हैं मेंबर्स के, क्योंकि वहां पर आप देखेंगे कि जो पॉपुलेशन है वो काफी कम है। और बहुत बड़े ऐसे, जैसे कि बड़े, अगर हम स्टेट की बात करें पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली, कि यूपी है, महाराष्ट्र है, एमपी है, ठीक है, बिहार है, तो यहाँ पर जो आप देखेंगे कि नंबर ऑफ सीट ज्यादा है। साउथ में देख ले कुछ स्टेट में, वहां पे नंबर ऑफ सीट ज्यादा है, लेकिन बाकी जगह से हमने केवल एक एक सीट दी। तो यहाँ पर हमने क्या देखा बच्चों, हमने लेकिन ये जो तरीका अपनाया है वो ये वाला तरीका नहीं है। हाँ, एक भावना तो उसके पीछे रही कि भाई ज्यादा लोग हैं तो उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए ज्यादा जगह से लोग आए ताकि हम उन सभी का हित देख सके। तो हमने लेकिन इन दोनों तरीकों को नहीं अपनाया। ध्यान रखना, हमने एक तीसरा तरीका अपनाया कि हमने फिक्स ही कर दिया कि अब टेंशन खत्म हो गई, ठीक है, क्लियर है। अब देखो मेंबर ऑफ, एक बात और सुनो,
अब इसके जो मेंबर्स है उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होगी, मेंबर्स को कैसे चुना जाएगा, उसको हम करते हैं एक क्वेश्चन से। ठीक है, उसको हम एक क्वेश्चन से करेंगे। चलो इस क्वेश्चन को देखो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट राज्यसभा। ईच ऑफ टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट हैज डिफरेंट बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन। The Rajya Sabha represents the state of India. It's an indirectly elected body, and the elected member of state legislative assembly in turn elect the member of Rajya Sabha. ठीक है, संसद के दोनों सदनों में से प्रत्येक के प्रतिनिधित्व के अलग अलग आधार है। दोनों सदनों में से प्रत्येक के दोनों सदनों में से, अब देखो इस लाइन को समझो बच्चों, कि जब हम लोकसभा की बात करेंगे तो लोकसभा के लिए भैया डायरेक्ट है, और जब हम राज्यसभा की बात करेंगे तो राज्यसभा के लिए जो इलेक्शन का तरीका इनडायरेक्ट है। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया जाता है। सेकंड है, राज्यसभा भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करेगी एक अप्रत्यक्ष रूप से। डेफिनेटली राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य में से ही राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। बिल्कुल सही बात है ना। तो इस तरीके से अगर हम देखें 1 and 2, 2 and 3, ठीक है 1 and 3, तो यहाँ पर हम बना लेते हैं ऑल, सभी जो है इसमें सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो यहाँ पर मेन बात है मेंबर्स की, जो कि हमें समझना है, लेकिन पहले एक क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन से चीजें जो है वह बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 6 years। क्या ये 6 साल के लिए चुने जाते हैं? दे कैन नॉट गेट री इलेक्ट। यूपीएससी का मोस्ट फेवरेट सेंटेंस है कि क्या एक व्यक्ति जो किसी एक पद पर रह चुका है, क्या वो उस पर फिर से दोबारा पुनर्निर्वाचित हो सकता है? एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति बन चुका है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन चुका है, क्या उसे कितनी भी बार री इलेक्ट होने का चांस है? ठीक है, या फिर किसी कुछ पद ऐसे हैं संवैधानिक पद की, अगर आप एक बार वहां पर चुने गए, एक बार वहां पर आप सिलेक्ट हो गए, तो उसके बाद आप फिर कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ताकि इंटरेस्ट कन्फ्लिक्ट को रोका जा सके, और इसी वजह से कई पदों पर इस तरह का रिस्ट्रिक्शंस होता है। पर क्या राज्यसभा के में भी है? और अगर आपको नहीं भी पता ना इस तरह की बात है, तब भी आप अपने आसपास या फिर आपने अब तक जो देखा है न्यूज़पेपर पे कभी देखा है कि कोई सांसद 20 साल से है, तब इसका मतलब क्या है कि उसको री इलेक्ट ही किया गया होगा। यहाँ पे क्या लिखा है? कुछ बातें हमेशा जरूरत नहीं है कि आप उसको पढ़े, आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं। और यूपीएससी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछता है बच्चों, जिसमें कि आप अपने कॉमन सेंस का यूज कर सकते हैं। आप सभी के पास आधार कार्ड होगा, और आप सभी को यह भी पता होगा कि आधार कार्ड जो उसमें संशोधन किया जा सकता है, बट फिर से दोबारा आधार कार्ड आपका नहीं बनेगा जिसमें कि आपको एक नया जो नंबर है वह दे दिया जाए। अगर नया नंबर दे दिया जाए तो उसको यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर कैसे कहा जाएगा? तो यहाँ पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि आपका दोबारा आधार कार्ड बनेगा, उसमें नंबर चेंज हो जाएगा, वो गलत हो गया। यूपीएससी ने जब भी क्वेश्चन पूछे हैं इस तरीके से, आप देखो बच्चों 4-5 प्रश्न इवन ऐसे पूछे जाते हैं आपके, इवन जो लाइफ में आप चीजें कर रहे होते तो आप उन चीजों से कितना सीख रहे हो। ठीक है, चलो अब इसको देखते हैं। तो ऑल मेंबर ऑफ राज्यसभा डू नॉट कंप्लीट देयर टर्म एट द सेम टाइम। वो एक साथ अपना कार्यकाल पूरा नहीं करते। एवरी 2 years 1/3 मेंबर ऑफ द राज्यसभा कंप्लीट देयर टर्म। हर 2 साल पे, देखना ये चीज यूपीएससी ने क्या लिखा था, इसको ध्यान से पढ़ो पहले। एवरी 2 years 1/3 मेंबर of Rajya Sabha complete their term and elections are held for those 3rd seat only। हर 2 साल में राज्यसभा के 1/3 सदस्य अपना कार्यकाल पूरा कर लेते हैं और उन्हीं 1/3 सीटों के लिए चुनाव होते हैं। यहाँ पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि हर 1 साल पर 2/3 मेंबर, जिन बच्चों का अगर अकाउंट होगा, जिन बच्चों ने अगर कभी अकाउंट किया, ठीक है मेरा भी एमकॉम रहा बच्चों, तो यहाँ पर देखो कि आप देखेंगे कि कई तरह की गलतियां होती हैं। फॉर एग्जाम्पल कभी अगर आपने कहीं 23 लिखा है, या सबसे अच्छी बात है कि आप अगर कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी ऐप अगर आप अपने फोन में इंस्टॉल करोगे तो एक ओटीपी आता है, मान लीजिए वो 4 या 6 डिजिट का है, तो समटाइम्स हो सकता है कि आपने 2266 देखा हो और आप 6622 टाइप कर दो, होता है ना ऐसा। इसे लेखांकन की, अकाउंटिंग की कुछ गलतियों में से एक बड़ी गलती माना जाता है कि ये जो गलती है वो ह्यूमन एरर में आ गई, कि आपने जो देखा था है ना, कुछ अपोजिट उसका आपने लिख दिया। कभी कभी आप मोबाइल नंबर को लिखने में भी इस तरह की मिस्टेक करते होंगे कि किसी ने बोला था 96, आपने लिख दिया 69, और आपको लगता है कि बिल्कुल सही लिखा है। हो सकता है आप इसको टैली भी कर ले कि अरे मैंने सही तो लिखा है। तो बच्चों इसी तरह की गलतियां यूपीएससी आपसे करवाता है कि यहाँ पर लिखा था 2 years, यहाँ पर लिखा था 1/3,
ठीक है, आपने पढ़ा लेकिन बहुत ध्यान से आपने ऐसे नहीं लिखा था कि भैया ये 2 ईयर ही होता है और यहाँ पर 1/3 मेंबर, यूपीएससी लिख दिया कि 1 ईयर और 2/3 मेंबर होते हैं। आपने इन चीजों को सही मान लिया। इसी तरीके से यूपीएससी ने एक सेंटेंस पूछा भी था। तो बच्चों यहाँ पर क्या ये सही लिखा है 2 ईयर? तो हर 2 वर्ष में, देखो सबसे पहली बात की जो मेंबर है वह जब इनडायरेक्टली इलेक्टेड हो गए बच्चों, है ना, तो उसको 6 साल के लिए चुना गया। ठीक है, और आप सभी को पता होगा कि हमारे यहाँ राज्यसभा यानी उच्च सदन, इसको भंग नहीं किया जा सकता। एक तरह से ये परमानेंट है। और ये परमानेंट कैसे रहेगी? जब कुछ लोग इसमें हमेशा रहेंगे, एक साथ सबका विघटन, जैसे लोकसभा भंग हुई, सब सारे मंत्री मिनिस्टर सारी चीजें सब खत्म हो गई, फिर से दोबारा सब चुनाव होगा, सारी चीजें होंगी। लेकिन अगर मान लो कि देश में एक ऐसी स्थायी बॉडी नहीं होती, तो आपातकाल टाइप का नहीं लगता कि अरे कोई है नहीं नियम बनाने के लिए, तो कुछ स्थायी कैसे रहेगा? यही एक कारण है कि हमने प्रेसिडेंट को भी, प्रेसिडेंट का जो पद है वह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि एक स्थायी कोई राजनीतिक, कोई संवैधानिक जो पद है वह हमेशा होना चाहिए। प्रधानमंत्री आते जाते रहे, लेकिन हमेशा आप देखोगे कि साथ साथ में इलेक्शंस नहीं होते, और उसके पीछे रीजन भी यही कि राजनीतिक शून्यता या राजनीतिक अस्थिरता, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है, ठीक है, वो ना आए, उसका संकट ना आए, एटलीस्ट कोई एक बॉडी हो। और इसी वजह से राज्यसभा को भंग नहीं किया जाता। यूपीएससी इस बात को बहुत पूछ चुकी, अब ये नहीं पूछती, क्योंकि अब ये सामान्य बात होगी, आप सभी को पता चल गया कि यूपीएससी ने बहुत पूछा। तो याद रखना कि भंग नहीं किया जाता, और ये स्थायी सदन है, परमानेंट है। और स्थायी जानते हो कैसे है कि आप बच्चों इसके जो मेंबर्स उसे 6 ईयर के लिए चुन लिया, ठीक है, और री इलेक्ट भी ये हो सकते हैं, कैन नॉट गेट री इलेक्ट, सो दैट्स व्हाई ये रॉन्ग हो गया। बाकी बात तो बिल्कुल सही लिखी, 6 साल के लिए चुने जाते हैं, लेकिन याद रखना कि इनको ये जो है वह पुनर्निर्वाचित हो जाते हैं, ठीक है, री इलेक्टेड हो सकते हैं। फर्स्ट बात। सेकंड है, देखो अगर क्वेश्चन ठीक से करोगे, जो लिखवा रही हूँ ठीक से समझोगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन हमने क्लास में डिस्कस कर ली, ठीक है। और देखो यहां पर याद रखना कि सभी मेंबर्स, पहली बार जरूर ऐसी समस्या हुई होगी कि पहली बार जब सदस्य होंगे राज्यसभा के, उसमें से जरूर ये सोचा गया होगा कि अरे किसको हटा दें, किसको हटा दें, ताकि हमारा ये जो एक तरीका है, जो प्रोसेस है, वह बिल्ड हो जाए। तो शुरुआत में तो मान लीजिए कि शुरुआत में अगर कुछ लोग हैं तो उनमें से कुछ लोगों को तो हटाया गया होगा, ताकि फिर से उसको रिसाइकल हम उस प्रोसेस को कर सके। तो शुरुआत के बाद फिर वो चीजें ठीक हो गई, ठीक है। अब ऐसे ही बच्चों, ठीक है, तो यहाँ पर हर 2 साल के बाद, ठीक है, 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, और हर 2 साल के बाद, अब देखो एक और क्वेश्चन जो यूपीएससी ने पूछा था कि ये 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और 6 वर्ष के बाद वो होता है, फिर वही अकाउंट वाली मिस्टेक। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे सेंटेंस देखने को मिलेंगे कि बस उनको आगे पीछे कर दिया जाता है, आगे पीछे कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हर 2 साल के बाद, ठीक है, हर ये मेंबर नहीं चेंज हो रहा है, जो टोटल मेंबर्स की बात करें, टोटल मेंबर्स में से हर 2 साल के बाद इनको ऐसे फिक्स कर दिया गया कि इनका जो टर्म है वह कंप्लीट हो जाए, और केवल ये जो 1/3 सीट है ना, 1/3 जो सीट है ना बच्चों, इस पर इलेक्शन होगा दोबारा यहां पर चुना जाएगा इनको इनडायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली नहीं, इन सीटों के लिए चुनाव होगा, ध्यान रखना। तो 3rd और 2nd इसमें सही है। क्या पूछा था? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? ठीक है, निर्वाचित नहीं हो सकते, ये गलत था, ये दोनों सही है। चलो, तो हम राज्यसभा को समझ गए, आओ थोड़ी सी चर्चा करते हैं लोकसभा। ऐसे तो बहुत कर चुके, थोड़ी सी और कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, लोकसभा की जब हम बात करेंगे, अब लिखने की जरूरत तो है नहीं कि भाई, या बताने की भी जरूरत नहीं कि इसका डायरेक्ट चुनाव होता है, डायरेक्ट जो लोग हैं वह इसको इलेक्ट कर रहे हैं। साथ ही देखो बच्चों, ये भी हम इस बात की चर्चा कर चुके हैं कि इवन जब हम लोकसभा की बात करेंगे, ठीक है, तो एक तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट टर्म हो गया, और दूसरी बात है कि लोकसभा के चुनाव के लिए देखो, हम पहले जब हमने इलेक्टोरल सिस्टम को पढ़ा था इंडिया के, तब हमने जाना था कि सबसे पहला जो काम होता है कि देश को कई भागों में बांट लिया जाता है चुनाव के उद्देश्य से, जिन्हें कि निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहा जाता है। और लोकसभा के लिए ये जो निर्वाचन क्षेत्र में 543 है बच्चों, 543 है, ठीक है, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है, ठीक है, उनको ऐसे डिवाइड किया जाता है कि जिसमें रफली एटलीस्ट बिल्कुल सेम ना हो, एग्जैक्ट ना हो कि नहीं भाई वहां भी 2 लाख है, यहाँ भी 2 लाख है, यहाँ भी 2 करोड़ है, यहाँ भी 2 करोड़ है, ऐसे, लेकिन फिर भी कोशिश की जाती है कि रफली जो है वह इक्वल तरीके से किसी पर्टिकुलर क्षेत्र को बांट लिया जाए। तो इस तरीके से इक्वल तरीके से जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी, और इसे बांटेगा कौन? संविधान में ऐसा लिखा हुआ है ना
गलत है, नहीं लिखा हुआ। यही बात यूपीएससी ने पूछी थी, संविधान में नहीं लिखा हुआ है। संविधान में एक अनुच्छेद है आर्टिकल 82 जिसमें परिसीमन आयोग डेलिमिटेशन कमीशन की बात की गई है। और क्या डेलिमिटेशन कमीशन हर 4 साल या 5 साल में बनता है? इसका गठन प्रेसिडेंट करेगा, ये बात सही है। 4 साल 5 साल में अब तक 4 आप देखेंगे 4 परिसीमन आयोग जो है वह बन चुके हैं, ठीक है। और इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, एक बार परिसीमन आयोग को फिर से पढ़िएगा अगर भूल गए हैं तो डेलिमिटेशन जो पहले पढ़ा चुकी हूं मैं आपको, तो डेलिमिटेशन कमीशन जो है वो ये तय करता है, जनगणना के बाद वो ये तय करता है कि रफली पॉपुलेशन इक्वल हो और हम देश को कई भागों में बांट दें, ताकि वहां से हम जो एक इलेक्टोरल एक निर्वाचन क्षेत्र बना सके। निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रत्याशी को खड़ा किया जाता है, एक निर्वाचन क्षेत्र से कई प्रत्याशी खड़े होते हैं लेकिन एक ही जीतता है ना, तो वहां पे एक निर्वाचन क्षेत्र एक प्रत्याशी हो गया, उसका चुनाव कर लिया जाता है। इस तरह से 543 जो मेंबर है वे इलेक्टेड मिल जाते हैं। बाकी 2 मेंबर एंग्लो इंडियन वाले थे जिसे कि हटा दिया गया है ना, रिमूव कर दिया गया। तो ये हमने देख लिया, चलो छोड़ देते हैं इस बात को। अब आगे देखो, चलो एक क्वेश्चन का आंसर करो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मेंबर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। अब यहाँ पे 6 ईयर लिख देते तो गलत हो जाता है ना, ये तो आप खैर इतने तो समझदार हो ही गए होंगे। इफ द प्राइम मिनिस्टर एडवाइज द प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व द लोकसभा एंड होल्ड फ्रेश इलेक्शंस। प्रधानमंत्री, ये पॉइंट भी यूपीएससी पूछ चुका है कि अगर लोकसभा को भंग करने के बाद अगर हम करें तो इसको कभी भंग ही नहीं किया जा सकता 5 साल के पहले, ऐसा नहीं है। ये यूपीएससी ने पूछा था। इसको भंग किया जा सकता है कि अगर प्रधानमंत्री जो है वह इस तरीके की सलाह दे, सिफारिश करे, ठीक है, तब इस तरह का काम हो सकता है। या फिर तब भी डिसॉल्व किया जा सकता है जब अविश्वास टाइप का प्रस्ताव हो जाए, या फिर राजनीतिक स्थिरता न रहे, कई कारण हो सकते हैं। तो लोकसभा को अपने समय काल के पहले 5 ईयर के पहले भी डिसॉल्व किया जा सकता है, ठीक है, क्लियर है। सो आंसर इज 1 और 2 दोनों ही करेक्ट हैं, इसमें ऑल ही लिख लेते हैं, ठीक है। 1 ओनली, 2 ओनली एंड कुछ भी नहीं एंड ऑल, ठीक है। सो दोनों ही इसमें करेक्ट है। चलो अब हम आगे चलते हैं कि संसद आखिर करती क्या है, जरूरत क्या है हमें संसद की, संसद करेगी क्या। ये तो हम समझ गए कि भाई जरूरत तो हमें है, जरूरत हमें इसलिए है तो क्योंकि हम खुद अपने लिए लॉ मेकिंग नहीं कर रहे, तो संसद करेगी हमारे लिए, ठीक है, तो इसलिए हमें जरूरत है। लेकिन अब हम ये देखेंगे ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं इसमें सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, लेजिस्लेटिव वर्क। तो मेन काम तो संसद का क्या है कि विधायी कार्य करना, ठीक है, लेजिस्लेटिव विधायी कामकाज करना, विधायी कामकाज दैट मीन्स कानून बनाना। लेकिन केवल यही एक काम तो नहीं है, ठीक है, तो कानून बनाना, उनको लागू करवाने के तरीके एंड उसके लिए नीतियां बनाना, तो ये सारे काम करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर संसद जो है आपको पता है कि पार्लियामेंट जो है उसको अपेक्स अथॉरिटी है लॉ मेकिंग के लिए। संसद को सर्वोच्च अधिकारिता प्राप्त है कि वह नियमों को बनाए, सो विधायी कार्य है। देन सेकंड वन इज बच्चों कि कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना है ना, एंड उनकी जो अकाउंटेबिलिटी है लोगों के लिए उसको श्योर करना, इंश्योर करना। तो कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का कार्य है, और कार्यपालिका पर नियंत्रण कई तरीके से रख सकते हैं जिस पर हम आगे बात करें। तो कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का जो कार्य है, ठीक है। अब देखो फाइनेंशियल फंक्शन, वित्तीय जो कार्य है उसमें क्या आएगा, जैसे कि आप देखते हैं कि बजट पेश करना, ठीक है, बजट पेश करना है, या फिर और भी मनी एंड फाइनेंशियल बिल है, या फिर जैसे बजट पेश करना संवैधानिक उत्तरदायित्व है, संवैधानिक है, ठीक है, क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है। तो इस तरीके से वित्तीय कार्य जो है वह आएंगे, ठीक है। इसके अलावा देखो जब बच्चों हम टैक्स की बात करेंगे कि सरकार जो है वह सरकार की आवश्यकताओं के लिए, वेलफेयर के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए कहाँ से पैसा आएगा उसके लिए लोगों पर टैक्स लगाना, ठीक है, सिटीजन्स पर टैक्स लगाना, ये जो है। एंड इसके अलावा और भी संसद को वित्त उपलब्ध कराने के लिए और भी ऐसे काम करना, तो ये सारे जो काम है वह देखने का काम। इसके अलावा देखो कि मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर योजना के लिए मान लीजिए 20,000 करोड़ रुपए जो राशि है वह हुई, ठीक है। अब उसको चेक करना, समितियां बनाना, उसको चेक करना, रीचेक करना कि क्या सही तरीके से जो पैसा है वह दिया गया था या नहीं, या फिर ये भी देखा जाता है कि जिस योजना के लिए पैसा दिया गया था क्या उस योजना के लिए खर्च किया गया है या नहीं, ठीक है। तो तरीका और कार्य दोनों चीजों को देखना। रिप्रेजेंटेशन, हाँ डेफिनेटली प्रतिनिधित्व तो करती ही है, ठीक है। डिबेटिंग फंक्शंस, कि अगर हम देखें कि भाई कोई ऐसा एक बहस का मंच है, राष्ट्रीय पंचायत है हमारी, ठीक है,
और विचार विमर्श करने की इसकी जो शक्ति है ना, जो पावर है, वह याद रखना कि उसकी सीमाएं नहीं है, विचार विमर्श वो कर सकती है। आप देखेंगे कि बहस के कभी कभी जो तरीके वह गलत हो जाते हैं, चाहे वह टेबल पर चढ़ना हो या फिर कोई ऐसी भाषा का प्रयोग हो या फिर गलत तरीके का प्रयोग हो। तो यहाँ पर इनको ये विशेषाधिकार है कि भाई आप कुछ भी वहां पर बोल सकते हैं भावनाओं में आके, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि डिबेटिंग जो फंक्शंस है, कभी कभी आप सर्च करेंगे अगर कुछ इस तरह की क्लिप्स यूट्यूब पर तो आपको मिल जाएंगी, जिसमें कि आप देखेंगे कि किस तरीके से जो डिबेटिंग है वह होती है संसद में, ठीक है। कैसे क्या वो जो है उन मर्यादाओं का, उस डिग्निटी का पालन करते हैं कि वे मंत्री मिनिस्टर्स हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शंस, ठीक है, कि बच्चों को संवैधानिक कार्य भी है जो संविधान ने उन्हें सौंपे हुए हैं पार्लियामेंट को, जिसमें लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे कि संवैधानिक कार्य मतलब कि संविधान में लिखा है कि पार्लियामेंट जो है वह यह काम करेगी, ठीक है, पार्लियामेंट को ये जो काम है वह करे। जैसे कि हम संविधान में संशोधन की बात करें तो संविधान को अमेंड करने की जो शक्ति है बच्चों, राज्यसभा और लोकसभा के पास इक्वल है या नहीं है? इक्वल है। दोनों में ही संविधान संशोधन का जो प्रस्ताव है वह लाया जा सकता है ना। चलो और आगे देखो, इलेक्टोरल फंक्शंस और जुडिशियल फंक्शंस कुछ ऐसे काम है जो कि निर्वाचन को लेकर हुआ, और जैसे कि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, इलेक्टोरल फंक्शंस इसमें पार्ट करेगी। और जब हम बात करेंगे जुडिशियल कार्य की, तो बच्चों जैसे कि उच्च और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, इनको अगर हटाए जाने का प्रस्ताव है तो उसके संबंध में इसे जुडिशियल पावर्स भी है, ठीक है, क्लियर है। तो ये कुछ काम हो गए, ये हम देख ही चुके हैं। अब हम चलते हैं एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, समझ में आएगा, परेशान नहीं होना है, ठीक है। देखो आप मान लीजिए कि कोई बिल अभी आया, कोई विधेयक अभी आया, ठीक है, कोई बिल आया, विधेयक आया, और वो जो है वह समटाइम्स आप पढ़ने लगते हैं जीएसटी बिल आया, पहले जीएसटी बिल था, फिर बाद में वो एक्ट आ गया, जीएसटी एक्ट बन गया, ठीक है। वो बिल से लेके एक्ट तक की जो यात्रा है वो पूरी कैसे होती है, तो क्या यहाँ पर कानून की प्रक्रिया क्या है पूरा कानूनों को बनाने की। तो बेसिकली हम देखते हैं कि इसकी 3 स्टेजेस होती है, ठीक है। संसद कानूनों को कैसे बनाएगी, तो हम देखेंगे बच्चों कि ये जो है वह अपनी 3 प्रक्रियाओं से गुजरता है, 3 स्टेजेस, 3 स्टेजेस होंगे। आप सबसे पहले तो कुछ और बातें याद रखो इसके लिए, कानून बनाने के लिए कुछ और बातें, ठीक है, कि देखो बच्चों कि कानून का मतलब, जैसे सबसे पहले विधेयक या बिल जो लाया जा रहा है, तो ये बिल लाया जा रहा है, इसका मतलब क्या है। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स देख लो, ठीक है, कि बिल का मतलब क्या होगा, विधेयक का मतलब क्या होगा। तो बच्चों देखो, सबसे पहले किसी विधेयक को कई अवस्थाओं से गुजरना होता है तब जाके वह कानून बनता है। तो ऐसे में सबसे पहले एक जो बिल है वह आएगा, ठीक है, जिसे कि ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोजल लॉ कहा जाता है। बिल क्या है? ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोजल लॉ, ठीक है। जो भी कानून बनना है उस कानून का जो प्रारूप तैयार किया जाता है, कानून का प्रारूप तैयार किया जाता है, वो बिल या विधेयक हम उसको कह सकते, ठीक है। तो विधेयक का मतलब क्या हुआ, जो कानून का प्रारूप है, ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोजल लॉ, ये बिल हो गया। अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो यूपीएससी ने पूछा था, ये बताओ बच्चों कि एक बिल तो हो गया, ठीक है, बिल तैयार कर लिया। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए जया जेटली जो कमीशन बना, आप सब जानते हैं, लेकिन उसके पहले एक नीति आई जिसमें कि ये कहा कि भाई जो गर्ल्स की जो मैरिज की आयु है उसको 18 से लेके 21 ईयर कर दिया जाए। तो ये इसके लिए जो बिल है वह कौन पेश करेगा, इसके लिए लॉ मिनिस्ट्री काम करेगी, क्योंकि लॉ से संबंधित है ना, और महिलाओं से संबंधित है, इसलिए कौन करेगा इसमें, चाइल्ड एंड वुमन वाला जो सेक्शन है ना, चाइल्ड एंड वुमन वेलफेयर वाला, वो भी इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 मिनिस्ट्री जो है वह मिलकर इसके लिए नियम बना सकती हैं। तो इस तरीके से कोई बिल एक लेकर आए। अब देखो कि लेकिन ये जो बिल है, शुरुआत में इसको इंट्रोड्यूस कराते समय क्या इसकी नीड है और काफी सारी चीजों की जरूरत होती है, लेकिन इस बिल को पेश कौन करेगा, ठीक है, पेश कौन करेगा, इस आधार पर बिल को 2 भागों में बांटा जाता है। इस आधार पर बच्चों ये जो बिल है ना, इसको 2 भागों में बांटा जाता है। इसको प्रपोज्ड कौन करेगा, तो बच्चों 2 तरीके हैं, ठीक है। आप सभी ने सुना होगा कि अरे ये तो प्राइवेट बिल है। प्राइवेट बिल का क्या मतलब होता है, कोई प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट लोग जाके करेंगे, नहीं। या फिर गवर्नमेंट बिल है,
या फिर गवर्नमेंट बिल है। तो यूपीएससी ने पूछा कि एक तो प्राइवेट बिल क्या है और क्या पहली बार पेश किया, तो पहली बार पेश और पारित नहीं हुआ, इसके पहले भी कई बार हो चुका। तो यहां से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है, चलो एक स्टार लगा दो। ठीक है, तो यहां पर बच्चों प्राइवेट और गवर्नमेंट बिल का मतलब क्या है? निजी विधेयक आपने सुना है ना, बस यही है। ठीक है, निजी विधेयक एंड सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक का मतलब है कि जो कोई मिनिस्टर है ना बच्चों, जो कोई मंत्री है वो पेश करेगा। अब पार्लियामेंट में सारे तो मंत्री है नहीं, कुछ सदस्य भी है, पार्लियामेंट में सारे मंत्री नहीं है, है ना, याद रखना। तो क्योंकि मुख्यमंत्रियों का समूह हम कैबिनेट कहते हैं। तो बच्चों यहां पर मान लो कोई अगर मिनिस्टर जो है वह किसी बिल को प्रपोज करे, सो हम उसको कहेंगे सरकारी बिल। लेकिन अगर जो व्यक्ति मंत्री नहीं है, मंत्रियों के अलावा अन्य सदस्य पेश करें, केवल अन्य सदस्य लिख दूं, ठीक है, कि अगर अदर मेंबर्स, अन्य सदस्य जो हैं वह पेश करें किसी बिल को, उसे निजी बिल कहा जाता है, प्राइवेट बिल कहा जाता है। तो पेश करने के आधार पर कौन पेश कर रहा है, तो उसके 2 टाइप्स। तो यहां पर विधेयक के स्टेजेस जानने के पहले हमने ये 2-3 बातें जान ली। और बिल विधेयक, अब जैसे अब आप देखोगे कि बिल मतलब क्या, विधेयक मतलब क्या, तब आप इसका अर्थ समझ पाओगे। यही कीवर्ड्स हमें तैयार करने होते हैं, यही से क्वेश्चंस आते हैं। तो ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोजल लॉ, कानून का जो प्रारूप है उसे ही हम बिल कहेंगे। अब देखो बच्चों कि सबसे पहले ये जो बिल, अच्छा ये भी देख लो एक बात कि जो विधेयक, ये कानून बनाने की जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस केवल लीगली नहीं है बल्कि ये पॉलिटिकल प्रोसेस भी है। क्योंकि इसमें मीडिया हाउसेस की बात करें, सिटीजन्स की बात करें, सिटीजन्स ग्रुप की बात करें, अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप की बात करें, हित समूह, है ना, पॉलिटिकल प्रेशर में इस तरह की जो चीजें हैं, कोई बिल जो है वह बना दिया, तो इस तरीके से क्या होगा, चुनावी वादे को पूरा करने के लिए कोई बिल, विधेयक, नीति लेके आए। तो इस तरीके से बिल या फिर कानून बनाने का जो तरीका है, कानून बनाने की जो पूरी प्रोसेस है, इट्स नॉट ओनली लीगल प्रोसेस, है ना, ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस भी है, एक राजनीतिक प्रक्रिया भी है। तो एक बिल देखो सबसे पहले क्या होगा, इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है, एक बिल को सबसे पहले बच्चों इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। एंड आपको ये भी याद रखना है कि अगर इसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, तो अगर इसको पेश शुरुआत में किया जा रहा है, तो पूरा जो बिल है वह पेश करने के पहले भी एक पूरी प्रोसेस होगी। ठीक है, विधेयक में शुरुआत में भी बहुत सारी ऐसी बातें जिसका ध्यान रखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई विधेयक बन रहा है तो उसमें एक जेन्युइन बात आपको बतानी होगी कि मान लो आप ये कह रहे हैं कि इसको हम, इस बिल को हम लेके आएंगे, शिक्षा को लेकर हम एक बिल लेके आ रहे हैं, ये तो बताओ कि इस शिक्षा को लागू कराने के लिए, इन्फोर्स कराने के लिए आपके पास वो जो पैसा है, जो रिसोर्सेज है, वो कहाँ से आएगा, रिसोर्सेज कहाँ से आएगा, और इसकी क्या नीड क्या है, इसकी क्या अभी जो आपके पास पर्टिकुलर जो लॉ है जो वो सफिशिएंट नहीं है क्या, कि जो नया एक ड्राफ्ट लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से ये पहली बात होगी। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बातें याद की रखी जाती हैं कि आवश्यकता क्या है, रिसोर्सेज क्या होंगे, एंड इसके बाद इसका कितना सपोर्ट मिलेगा मंत्रिमंडल का, कितना इसके अपोजिट होंगे, ये सारी बातें यहाँ पर ध्यान रखी जाती हैं। ठीक है, और यहाँ पर संसद के किसी भी सदन में कोई भी जो बिल है वह शुरुआत में आ गया। ठीक है, तो शुरुआत में इसको पेश किया गया बच्चों, एंड साथ में देखो देन सेकेंड इसमें क्या किया जाएगा कि संसद में किसी भी सदन में कोई भी जब बिल पेश हो गया, उसके बाद ये पहला ही चरण था, ये पहला चरण था। लेकिन जानते हैं दूसरा चरण इसमें क्या होगा, इसमें दूसरा चरण होगा कि जो कमेटीज है, ये तो फर्स्ट हो गया, पहला चरण हो गया, ये फर्स्ट स्टेज हो गई। सेकंड स्टेज में क्या होता है कि जो समितियां है ना, जो कमेटीज है, ठीक है, जो समितियां हैं वह इस पर विचार करती है। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि कमेटीज क्यों बनी है, कमेटीज का मतलब क्या है। तो कमेटी का मतलब है जो ये समितियां बन जाती है ना, कि मान लो शिक्षा पर कोई समिति बन गई, रोजगार पर कोई समिति बन गई, तो चूंकि मंत्रिमंडल के पास ऑलरेडी इतना काम होता है कि वो हर एक मुद्दे पर बहुत ज्यादा डिटेल में विचार विमर्श नहीं कर पाते, तो एक तरीके से अपने अधिकारों का हस्तांतरण एक समिति बना के कर दिया कि जया जेटली कमीशन बना दिया, जया जेटली कमीशन बना दिया। और यहां पर क्या किया, उससे ये कह दिया कि आप देखो कि क्या जरूरत है 18 से 21 करने की, या फिर इसके अलावा कुछ और मुद्दे भी जो हो सकते हैं, इसके और भी जो और साइट्स हो सकते हैं, आप उसको चेक करो। ठीक है, तो यहां पर पेश करने के बाद ये सेकंड स्टेज होती है, जब कमेटीज जो है, कमेटीज को सौंप दिए जाते हैं। समितियां कई प्रकार की होती है और उन प्रकारों से भी काफी क्वेश्चन आते हैं। आज का आपका होमवर्क रहेगा
सारी कमेटीज तैयार करना। और बच्चों जैसे आप लोक लेखा समिति की बात करें या फिर और भी बहुत सारी ऐसी समितियां हैं जो बनती हैं, ठीक है, आप देखेंगे कुछ स्थायी होती है, कुछ अस्थायी होती है, काम खत्म हुआ समिति समाप्त हो गई। इस तरह की समितियों आपको याद रखना है, पढ़ लेना है एक बार। तो समितियों के प्रकार, कितने कितने मेंबर्स होते हैं। संभवतः आप ज्यादातर देखेंगे कि ज्यादातर जो समितियां हैं, जो कि लोकसभा में मेंबर ज्यादा है, मान लो अगर 30 सदस्य हैं अप्रोक्स, आपको कहीं अगर कॉमन सेंस लगाना हो और आपके पास ऐसा ऑप्शन हो, तो जहां पे ज्यादा मेंबर्स है वो राज्यसभा लोकसभा से आएंगे, कम मेंबर्स जो है वो राज्यसभा से आएंगे। अगर मान लो किसी एक कमेटी में 30 सदस्य है मान लो, ठीक है, तो 20 मेंबर्स होंगे लोकसभा से, 10 मेंबर होंगे राज्यसभा से। राज्यसभा की वैसे भी सदस्य संख्या आधी है ना। तो यहाँ पर इस तरह से समितियां बन गई, उस पर एक डिटेल डिस्कशन हुआ। और बच्चों याद रखना कि इसका जो थर्ड स्टेज होगा, सेकंड ये हो गया, और इसका जो थर्ड स्टेज होगा कि इस पर उसके बाद कराई जाएगी वोटिंग कराई जाएगी। और इसके बाद अगर जो प्रस्ताव है उसको पारित मान लिया गया, ठीक है, तब याद रखना कि फिर इसको क्या किया जाएगा, सेकंड हाउस में भेजा जाएगा, सेंड टू द अदर हाउस। अगर लोकसभा में पेश हुआ था तो राज्यसभा में, और राज्यसभा में पेश हुआ था तो लोकसभा में भेजा जाएगा। फर्स्ट स्टेज में पूरा इंट्रोडक्शन चर्चा हुई थी, ठीक है, क्या सपोर्ट मिलेगा, क्या रिजेक्ट किया जाएगा, कितने कहां से रिसोर्सेज आएंगे, ये फर्स्ट स्टेज था। सेकंड, सारी चीजों को बाइंड अप करके कमेटीज को सौंप दिया जाता है। उसके बाद थर्ड में वोटिंग वगैरह करा के पारित करा दिया। पारित कराने के बाद दूसरे हाउस में भेजा। अब दूसरे हाउस में भी सेम प्रक्रिया होगी, सेम प्रक्रिया की यहाँ पे भी समितियां बन सकती हैं। किसी एक मुद्दे को लेकर लोकसभा भी समिति बनाती है और उसी मुद्दे को लेकर राज्यसभा भी समिति बनाती है। दोनों को समितियां बनाने का अधिकार है। और ये बात यूपीएससी ने फिर पूछी थी। यूपीएससी कहाँ से बातें पूछ रहा है कि समिति के मेंबर्स कहाँ होंगे, कौन कौन सी समिति, ये भी पूछा है। तो बच्चों इसे अदर हाउस में जो है वह सेंड कर दिया जाएगा, सेम प्रोसीजर वहां पर भी फॉलो होगा। अब देखो इसके पास दो ऑप्शंस होंगे, ठीक है, मान लो ये राज्यसभा है, लोकसभा से बिल शुरू हुआ था, ये हाँ भी कर दे और ना भी कर दे। पर अगर कोई बिल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसको एक्ट बनाना ही, तो ऐसे में ज्वाइंट सेशन होगा, ठीक है, ऐसे में क्या होगा बच्चों, ज्वाइंट सेशन होगा। ऐसे में ज्वाइंट सेशन होगा और ज्वाइंट सेशन में लोकसभा और राज्यसभा दोनों को साथ में बैठा के फिर उसके बाद बहस होगी, उसके बाद बातचीत होगी, काउंटिंग वगैरह हो जाएगी। और उसके बाद उसको फिर बाद में अगर दूसरे वाले ने भी पारित कर लिया, ठीक है, या तो इसने अकेले ही पारित करके दे दिया या ज्वाइंट सेशन में पारित हो गया, फिर इसको आगे भेजा जाएगा प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए, प्रेसिडेंट के। और जब प्रेसिडेंट इस पर साइन कर देंगे, प्रेसिडेंट जब इस पर साइन कर देंगे, देन बिल बिकम अ लॉ, बिल बिकम्स लॉ, ठीक है। तब जो कोई भी बिल है वह एक लॉ में बदल जाता है, समझे। तो यहां पर देखो प्रेसिडेंट के पास भी तो वीटो पावर है, पॉकेट वीटो है ना, निषेध अधिकार है, जेब वीटो है। जैसे कि हमने लास्ट बात की थी कि जो पोस्ट ऑफिस वाला आया था कि उसमें पता था कि भाई फ्रीडम है जो मीडिया की वह प्रभावित हो रही है, प्रेस की फ्रीडम प्रभावित हो रही है, तो उसको यानी जेल सिंह जो थे उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। पॉकेट वीटो का मतलब क्या होता है कि जब आप एक विदाउट टाइम लिमिट उस पर अपनी सहमति को रोक लेते हैं। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास भी कई चीजें पहले पढ़ चुके हम, तो यहाँ पर ये सारा प्रोसेस होगा, ठीक है। चलो, तो ये था संसद कानून कैसे बनाएगी। आप देखो संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी आया। तो देखो संसद कार्यपालिका को नियंत्रित कैसे करेगी, तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इनके पास। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देखें कि बच्चों डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन, चर्चा और बहस, है ना, चर्चा और बहस के द्वारा नियंत्रण किया जा सकता है। चर्चा और बहस के द्वारा जो है वह नियंत्रण किया जाता है कि जो नीतियां हैं उनके क्रियान्वयन तौर तरीकों पर चर्चा कर ली जाए। डेलिब्रेशन, डिस्कशन, अप्रूवल और रिफ्यूजल ऑफ लॉ, ठीक है, कानून। अच्छा, इसके अलावा देखो कि जब हम डेलिब्रेशन डिस्कशन की बात करेंगे, इसमें कुछ और पॉइंट्स भी शामिल हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल चर्चा और बहस के दौरान कुछ 2-3 मुद्दे हैं, जैसे कि यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि 0 आवर में कैसे मुद्दे उठाए जा सकते हैं। शून्यकाल, शून्यकाल क्या हमने किसी और से देश से लिया या फिर हमारे अपने नवाचार है, हमारे अपने नवाचार है ना, शून्यकाल है, प्रश्नकाल है। तो 0 आवर शून्यकाल, आपने घड़ी में कभी ये समय देखा है? देखा होगा रात में जिसकी घड़ी में 24 आवर का टाइम सेट होगा। तो बच्चों शून्यकाल बस इसी समय से शुरू होता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर किसी भी इंपॉर्टेंट मैटर को उठाया जा सकता है, इंपॉर्टेंट मैटर को उठाया जा सकता है, ये शून्यकाल है, ठीक है। फिर जब हम बात करते हैं कि आपने क्वेश्चन आवर भी सुना होगा, क्वेश्चन कितने तरीके के होते हैं, ये आपका एक कमेटीज के अलावा क्वेश्चन
के जो तरीके जो प्रकार है ना, ये भी आपका आज का काम हो गया। प्रश्न कितने प्रकार से हैं, कौन कौन पूछ सकता है, किसमें जो है वह रिटर्न में जवाब दिया जाता है, किसमें मौखिक रूप में जवाब दिया जाता है, सारी बातें पढ़ लेना। क्योंकि यहाँ पर जब स्टार अनस्टार जो क्वेश्चन होते हैं ये टाइप होते हैं क्वेश्चंस के, यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है। तो बच्चों क्वेश्चन आवर्स की जब हम क्वेश्चन आर की जो बात करेंगे, प्रश्नकाल एंड शून्यकाल, ठीक है, याद रखना कि हमने कहाँ से लिए हैं, कहीं से नहीं लिए, हमारे अपने नवाचार है। तो क्वेश्चन आर का मतलब होगा बच्चों कि यहाँ पर गवर्नमेंट को, मंत्रियों को जो है वह इंफॉर्मेशन देने के लिए कहा जाता है कि भाई इंफॉर्मेशन दो किसी एक पब्लिक इशू पर, या फिर किसी मनरेगा चल रहा है तो उस पर इंफॉर्मेशन दो, या कुछ और चल रहा है उस पर इंफॉर्मेशन दो, ठीक है। तो ये प्रश्नकाल हो गया। इसके अलावा देखो बच्चों, एक होती है हाफ एन आवर का डिस्कशन, आधे घंटे की चर्चा, हाफ एन आवर डिस्कशन। अब देखो इसमें किस तरीके के मुद्दों को उठाया जाता है, ये भी यूपीएससी पूछ चुका है, एक स्टार यहां भी लगा देती हूं। तो यहां पर देखो बच्चों, आधे घंटे की जो चर्चा है इसमें कैसे मुद्दों को उठाया जाएगा, इसमें जैसे कि मान लीजिए ऐसे पब्लिक इंटरेस्ट को लेकर, लोगों के हित को लेकर कुछ ऐसा इशू है जिसे अभी उठाया ही जाना है। अभी मान लो देश में कुछ बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, कोई ऐसी बड़ी समस्या होगी जो अन्य समस्याओं से बड़ी है, तो लोक हित के मुद्दों को, कहीं पर बाढ़ आ गई, सरकार ध्यान नहीं दे रही, तब ऐसे मुद्दों को उठाया जाता है। जैसे बिहार की हम बात करें, ठीक है, आप देखेंगे कि वहां का जो गंगा तराई वाला एरिया, वहां पे बाढ़ आती रहती है, और ऐसे में अगर वहां के लोग ज्यादा प्रभावित है तो उस मुद्दे को संसद में उठाया जाता है, इस काल में आपने सुना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आधे घंटे की जो चर्चा है बच्चों, पब्लिक इंपॉर्टेंस के जो इश्यूज हैं, लोक हित के जो मुद्दे हैं, पब्लिक इंपॉर्टेंस के जो इशू है ना, उसको इनमें उठाया जाता है। तो ये कुछ ऐसे हो गए। अब इसके अलावा देखो बच्चों, 0 आवर हो गया, हाफ एन आवर हो गया, क्वेश्चन आवर हो गया। अब मान लो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि ऐसे कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है जिस पर पार्लियामेंट जो है वह कंट्रोल करेगी, तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करने के लिए 0 आवर भी है, क्वेश्चन आवर भी है, हाफ एन आवर भी है। इसके अलावा अप्रूवल एंड रिफ्यूजल, किसी कानून को स्वीकृति देना या उसको उस पर अपनी सहमति को रोक देना, एक बहुत फाइनेंशियल कंट्रोल, बजट में मान लो आपने राशि ही अलॉट नहीं की या फिर आपने उस राशि को कम कर दिया। वित्तीय नियंत्रण के कई साधन हो सकते हैं, कई कटौती प्रस्ताव होते हैं। अब देखो जो आपके कटौती प्रस्ताव है ये भी आपका होमवर्क हो गया, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव, ये तो है ही है, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रमुख इसमें कोई तरीका है तो अविश्वास प्रस्ताव है। चलो इस क्वेश्चन को देखो, व्हाट डू द कमिटीज फॉर पार्लियामेंट डू, ठीक है। आखिर जब हम संसद की समितियों की बात करते हैं तो समितियां क्या करती हैं, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, क्वेश्चन के माध्यम से हम करेंगे। तो यहां पर देखो एक लाइन लिखी हुई है कि चूंकि अगर हम संसद की बात करें तो संसद केवल जब संसद के अधिवेशन चल रहे होते हैं, अधिवेशन केवल उसी समय के दौरान बैठ रही है, बहुत कम समय ऐसा होता है। तो साल भर अगर मुद्दे तो साल भर उठेंगे ना, तब इन मुद्दों को सॉल्व करने के लिए क्या होगा, तो सरकार समितियां बनाती रहती है जो साल भर काम कर सकती हैं। तो ऐसे में सरकार का जो काम है वह समितियां कर रही हैं, समझ रहे हैं आप सभी। तो बच्चों ऐसे में क्या है कि जब हम समितियों की बात करेंगे, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि हमें इसकी आवश्यकता क्यों है, हमें आवश्यकता इसलिए है क्योंकि एक शब्द में अगर हम कहें, सरकार के पास या मंत्रिमंडल के पास कम समय है, सीमित समय, क्योंकि उसके पास और भी काम है। तो ऐसे में समितियां वो काम करती है कि किसी कानून पर विचार विमर्श करना, उसके प्रॉस कॉन्स को जानना, कितना सही है कितना गलत है, एक्चुअल ग्राउंड लेवल पर क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है उसकी इंप्लीमेंटेशन से, बहुत सारी चीजें। पार्लियामेंट हैज वेरी लिमिटेड टाइम एंड इट्स डिस्पोजल, ठीक है। द मेकिंग ऑफ लॉ रिक्वायर इन डेप्थ स्टडी, कोई भी जो लॉ है बन रहा है वो आवश्यकता है कि उस पर बहुत डेप्थ स्टडी की, बहुत गहन अध्ययन किया जाए, डिमांड करते हैं ये ज्यादा अटेंशन की, ज्यादा टाइम की। एंड 1983 से इंडिया हैज डेवलप्ड अ सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, स्थायी समितियां, तो संसद की स्थायी समिति 1983 से चली आ रही है। सो क्या करेक्ट है इसमें, ऑप्शन नंबर, समझ गए। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये जो क्वेश्चन है ये यूपीएससी ने पूछा हुआ था, और ये जो क्वेश्चन है यूपीएससी ने 2012 में पूछा हुआ था बच्चों, ठीक है। यूपीएससी ने 2012 में पूछा हुआ था। आओ देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है और क्या हमने जो पढ़ा उससे इस क्वेश्चन का हम आंसर कर पा रहे हैं। पूछा क्या है, स्थगन प्रस्ताव के बारे में पूछा है, 2012 में प्रश्न आया था, ठीक है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया द पर्पस ऑफ एन एडजर्नमेंट मोशन, स्थगन प्रस्ताव।
टू अलाउ आर डिस्कशन ऑन अ डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। जैसे आपने देखा होगा कि इस मुद्दे पर संसद की जो कार्रवाई उसको स्थगित किया गया, उसको स्थगित किया, आज की कार्यवाही अभी स्थगित होती है, अब कल आना या नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे या कुछ और। तो स्थगन का मतलब क्या हुआ कि कुछ समय के लिए कार्यवाही या उस दिन की जो कार्यवाही है वह रोक दी गई सदन में। क्यों रोक दी गई? क्योंकि अगर इस मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई तो हंगामा कर देंगे, सदन की बैठक ही नहीं होने देंगे। ये सारी बातें आपने सुनी है। तो यहां पर उस तरह की बातें क्यों हो जाती कि किसी एक मुद्दे पर इतना ज्यादा जो लेवल अप चीजें हो गई, तो यहां पर एक ऐसा डिस्कशन जो कि किसी अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए बहुत जरूरी होता है, उसके लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है कि बाकी बातें बाद में, पहले इसको करो, ठीक है। तो तत्काल सार्वजनिक महत्व के मुद्दे पर किसी निश्चित मामले पर अनुमति देने के लिए इसको पारित किया जाता है। अब देखो एक और क्वेश्चन जो कि 2012 में ही पूछा गया था। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, रखे मैंने कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन ये जो आपको समझा दे चीजों को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल पावर हैव बीन कन्फर्ड ऑन द राज्यसभा बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। राज्यसभा के पास कौन से स्पेशल पावर है? इसके बाद भी ऐसा क्वेश्चन आया, 2020 का भी मैंने एक क्वेश्चन बताया आपको कि कौन सा ऐसा इशू है जिसमें राज्यसभा को इक्वल पावर है लोकसभा के। टू चेंज द एग्जिस्टिंग टेरिटोरी ऑफ अ स्टेट एंड टू चेंज द नेम ऑफ द स्टेट। To pass a resolution empowering the parliament and make law stateless and create one or more all India service। विशेष शक्तियां किसमें प्रदान की गई? कुछ समझ में आ रहा है? क्या हम इस बात पर चर्चा कर चुके हैं कि अगर राज्य सूची के विषय पर किसी को कोई प्रावधान बनाना है तो वह लोकसभा नहीं, ऐसा काम राज्यसभा करेगी। क्यों राज्यसभा? क्योंकि राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है ना। तो इसीलिए बच्चों राज्य सूची में कानून बनाना या फिर अगर अखिल भारतीय सेवाओं को बनाना है तो इसके संबंध में स्पेशल पावर जो है वह राज्यसभा के पास है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है इतना? चलिए, और लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2016 का है बच्चों, यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन 2016 का। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्वायर द पावर टू legislate of any item in the state list in the national interest if a resolution to that effect is passed by the। ठीक है, तो यहां पर आपको ये बताना है कि भारत की जो संसद है राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में किसी भी मत पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करती है यदि उस आशय का प्रस्ताव पारित किया जाए। 2016 में जो क्वेश्चन है वह पूछा गया था। ठीक है, तो इस आशय से जो प्रस्ताव है, ठीक है, याद रखना क्या पूछा है कि अगर राष्ट्र हित में, अगर नेशनल ऐसा इंटरेस्ट दिख रहा है, इंटरेस्ट ऑफ द नेशन में राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है अगर ऐसा प्रस्ताव पारित कर दिया जाए तो। कैसा प्रस्ताव और कौन पेश करेगा? दो बातें हो गई ना, या तो लोकसभा कर दे सिंपल मेजोरिटी से। अच्छा एक बात ये बताओ कि लोकसभा को तो ये पावर ही नहीं है, क्योंकि अब देखो सेम चीज पूछी गई नहीं पूछी गई। अगर जिस बच्चे ने मान लो एग्जाम दिया होगा और उसके बाद वाले समय में भी सेम बात पूछी गई और उसने अगर पीवाईक्यू को थोड़ा सा सीरियस लेते हुए और इस टॉपिक को अगर तैयार कर लिया तो उससे नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन बन जाता, नहीं बन जाता। बस यही इतना ही इंपॉर्टेंस है बच्चों पीवाईक्यू का। ठीक है, तो देखो लोकसभा को तो हम सिरे से काट देते हैं, पढ़ना ही नहीं है हमें, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ स्टेट लिस्ट की बात हो रही है, नेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ नेशन की बात हो रही है, तो दो चीजें हट गई। अब बचता है हमारे पास राज्यसभा। तो राज्यसभा इस आशय से प्रस्ताव एक सिंपल मेजोरिटी से लेकर आएगी टोटल मेंबरशिप का, या फिर 2/3 मेंबर से कम नहीं होंगे उसका लेकर आएगी। तो यहां पर इन दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। अब आंसर क्या होगा ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे लिखकर कि अगर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया अक्वायर, ठीक है, कि पावर ऑफ लेजिस्लेट एनी आइटम स्टेट लिस्ट ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ अ रेजोल्यूशन, तो ये पास्ट किससे होगा? राज्यसभा सिंपल मेजोरिटी या राज्यसभा मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ इट्स मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो ये आपके लिए कमेंट है, ध्यान रखना। तो आज की क्लास खत्म हो गई, चलो एक बार जल्दी से बता देती हूँ। तो हमारा लेजिस्लेचर खत्म हो गया बच्चों, ठीक है। कल बात करेंगे हम नेक्स्ट जुडिशरी की, फेडरलिज्म, लोकल गवर्नमेंट, ये दोनों चैप्टर्स एक साथ कर लेंगे, 4-5 क्लास और उसके बाद हम बात करेंगे या तो ज्योग्राफी या तो हिस्ट्री। ठीक है, चलिए, सो थैंक यू सो मच। आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी, और एक बार जो पीडीएफ देते हैं प्लीज आप उसको सिंसियरली एक बार पढ़ें जरूर, जो क्वेश्चन जो होमवर्क दिया जा रहा है उसको करें जरूर। ठीक है, चलिए, सो थैंक यू सो मच। जो भी न्यू स्टूडेंट है यूपीएससी वाला पे, तो वो आप सभी एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
है ना। साथ ही बेल आइकॉन भी हिट कर दें ताकि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। साथ ही वीडियोस अगर अच्छा लगे, आपको लगे कि भाई इसमें इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, बाकी लोगों से भी हमें शेयर करना चाहिए, तो डेफिनेटली आप अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स एंड बाकी जगह भी शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।